Hello and welcome to another episode of नमस्कार और स्वागत है इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में। अगर आप इस शो पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। आप चाहें तो यूट्यूब मेंबर बन सकते हैं, पैट्रियन पर हमारा साथ दे सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से थोड़ा सा योगदान कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के हमारे मेहमान का स्वागत करते हैं, प्रोफेसर फुआद इजादी। प्रोफेसर इजादी ईरान से हैं और तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर इजादी, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। Welcome back to India and Global Left. ईरान इस युद्ध। I wanted to start out with a broad question about the cessation of hostility between US and Iran. Obviously, the latest news being that on Friday there would be an agreement in Geneva. But if you could start by giving our viewers a sense of how historic is this moment, what is the mood in Tehran, and how does it compare to the Iran-Iraq war? The mood is generally positive, as you know, Iran was माहौल आमतौर पर सकारात्मक है। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान इस युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा था। ये एक बेकार और गैरकानूनी युद्ध था। अगर आपको याद हो तो युद्ध से पहले ओमान के विदेश मंत्री ने CBS न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 24 घंटे के भीतर एक कूटनीतिक समाधान संभव था। लेकिन उसके तुरंत बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वे ईरानी सरकार को गिरा देंगे, ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे और इस क्षेत्र में इजरायली वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। और वे तीनों ही मामलों में नाकाम रहे। ट्रंप प्रशासन को एहसास हुआ कि इसकी कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ रही है। अब उम्मीद ये है कि ये बात गंभीरता से ली जा रही है। यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका बस थोड़ी देर के लिए रुका है और अगले हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन आमतौर पर लोगों को उम्मीद है कि अमेरिका और इजराइल ने इस बार सबक सीखा है और कुछ संपुष्टात्मक नतीजे भी सामने आए। and there are some successes, for example, as part of the agreement. उदाहरण के तौर पर इस समझौते के हिस्से के रूप में ईरान ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि लेबनान में भी शांति बनी रहे। पहले ईरान ऐसा नहीं कर पाता था। ये ईरान के लिए एक नई बात है। इजरायलियों को रोकना कि वे लेबनान में हिंसा न करें और वहां फिर से किसी तरह का नरसंहार करने की कोशिश न करें। हॉर्मुज़ की खाड़ी अब ईरान के नियंत्रण में होगी और जब भी दूसरी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो समझौते के खिलाफ हो, तो ईरान उस स्थिति का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करेगा। पहले ईरान के पास ऐसा मौका नहीं था। उम्मीद यह है कि अमेरिका की सारी गैरकानूनी पाबंदियां ईरान पर से हटाई जाएं, क्योंकि ईरान के लोग बहुत दबाव में रहे हैं। 47 साल की आर्थिक जंग और 1 साल के सैन्य हमले, और उन्होंने इसका मुकाबला किया है। ईरान में साम्राज्यवाद और जायोनिज्म के खिलाफ एक सांस्कृतिक प्रतिरोध मौजूद है, और अगर आप आशावादी हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए। अगर आप निराशावादी हैं तब भी खुश रहिए। कम से कम कुछ समय के लिए तो शांति का एक दौर रहेगा। Happy at least for some time. There is going to be some level of peace. And what does this do to the morale? तो इससे ईरान के लोगों का मनोबल और आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ता है, खासकर जब ये सीधे तौर पर अमेरिका जैसे महाशक्ति से टकराव था। और हाँ, हमें 80 के दशक की वो बात याद है जब क्रांति के तुरंत बाद ईरान की नई बनी सरकार और उसके लोगों ने इराक को पीछे धकेल दिया था। लेकिन ये पल कितना बड़ा है, एक महाशक्ति को चुनौती देना और उसे पीछे हटने पर मजबूर करना। जब ज्यादातर समझदार विश्लेषक अब कह रहे हैं कि शुक्रवार के फ्रेमवर्क के बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें ईरान अब ड्राइवर की सीट पर होगा। I agree. Iran is going to be in the driver's. मैं सहमत हूँ, ईरान अब ड्राइवर की सीट पर होगा क्योंकि उसके पास मजबूत सैन्य क्षमता है। मुझे लगता है दूसरी तरफ ने यह समझ लिया है कि ईरान इस इलाके में अमेरिकी और इसराइली हितों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वे फिर से ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इसकी कीमत उनके लिए बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ के लोग भी समझ गए हैं कि प्रतिरोध का फायदा होता है। ट्रंप पूरी तरह आत्मसमर्पण चाहते थे,
मैं उनके ही शब्द दोहरा रहा हूं। उन्होंने ट्वीट में टोटल कंप्लीट सरेंडर कहा था। ईरानियों ने वो स्वीकार नहीं किया और आखिरकार वे जीते। दिन के अंत में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन दो नरसंहारक परमाणु शासन के खिलाफ इसी तरह खड़ा होना चाहिए। भले ही वे आपसे ज्यादा ताकतवर हों, आपको प्रतिरोध करना ही चाहिए। तुम्हें डटे रहना चाहिए, और अगर तुम काफी देर तक डटे रहो तो वे थक जाएंगे। अमेरिकी सैनिक थक जाएंगे। शुरू से ही मेरा मानना है कि ज्यादातर अमेरिकी सैनिक जानते थे कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहे थे। वे इजराइल और एप्स्टीन वर्ग के लिए लड़ रहे थे। उनमें से कई को ये बात समझ में आ गई थी। ईरानी सैनिक अपने देश और सभ्य दुनिया के लिए लड़ रहे थे। उन्हें भी ये बात पता थी। तो जब हालात वैसे हों जैसे मैंने बताए, तब सभ्य दुनिया मुझे ये कहते हुए खुशी है जीत गई है, और दूसरी तरफ कम से कम पीछे हट रही है। नेतन्याहू के बारे में हम नहीं जानते। वो आज रात ही युद्ध शुरू करने में दिलचस्पी लें, लेकिन अभी तक चल रहा है। मैं उस ढांचे के कुछ अटके हुए मुद्दों पर आना चाहता हूं। आपने कहा था कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुलेगा और दुनिया के जहाजों को एक मुक्त जलडमरूमध्य के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप हमें थोड़ा बता सकें कि आप होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं, खासकर जब ईरान लगातार कह रहा है कि वह युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए टोल वसूलेगा। देखिए, ये एक समझौता ज्ञापन है। बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। हमारे पास 60 दिनों की बातचीत का समय होगा, और एक बात जिस पर ईरान जरूर जोर देगा वो ये है कि होर्मुज की खाड़ी ईरान के क्षेत्रीय जल और उसके सटे हुए क्षेत्र में आती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हमारे पास संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून है। उसके मुताबिक हर देश के 12 मील तक क्षेत्रीय जल होते हैं, और उसके आगे 12 मील का सटा हुआ क्षेत्र होता है, यानी 12 + 12 कुल 24 मील। अब होर्मुज की खाड़ी 21 मील चौड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि होर्मुज की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय जल नहीं है, ये खुला समुद्र नहीं है। होर्मुज की खाड़ी ईरान के क्षेत्रीय जल और उसके सटे हुए क्षेत्र में आती है, और यही बात ओमान पर भी लागू होती है। ये दोनों ही तटीय देश हैं, और होर्मुज की खाड़ी इन्हीं दो देशों के बीच है। अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य का तटीय देश नहीं है। अमेरिका का तट तो मेक्सिको की खाड़ी से लगता है। वो यहाँ से 11,000 किलोमीटर दूर हैं। उन्हें इस क्षेत्र के देशों को ये बताने का कोई हक नहीं कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इस समझौते के तहत ईरान और ओमान आपस में व्यवस्थाएं तय करेंगे, बस इतना ही। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वे कुछ शुल्क लेंगे। उसे वे टोल नहीं कहते, बल्कि पायलटेज फीस कहते हैं, यानी उन सेवाओं के लिए शुल्क जो ईरान देता है, और उन सेवाओं में से एक है सुरक्षा प्रदान करना। आप जानते हैं, दुनिया के इस हिस्से में समुद्री लुटेरे भी हैं। मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। ट्रंप ने खुद अमेरिकी नौसेना के तेल टैंकरों पर कब्जा करने, नाकेबंदी करने और जहाज़ों पर गोली चलाने को इसी तरह बयान किया था। यहाँ सुरक्षा प्रदान करना महंगा साबित होगा। यह इलाका अमीर है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो समुद्री लुटेरों के वंशज हैं, या कम से कम इस क्षेत्र पर कब्जा करने में दिलचस्पी रखते हैं, और इन सेवाओं के बदले ईरान शुल्क वसूलेगा, जिसे आगे चलकर शायद पायलटेज फीस जैसा कुछ कहा जाएगा। ऐसे शुल्क होंगे, और अमेरिकियों के पास बस 2 विकल्प हैं, या तो इसे स्वीकार करें या ईरान अब होर्मुज जलडमरूमध्य को फौसी स्थिति में लौट नहीं दे। सत्ता परिवर्तन तेहरान में नहीं, मोटरल होर्मुज में हुआ है। यही हकीकत है। अगर अमेरिकियों को ये पसंद है तो वे एक और युद्ध शुरू कर सकते हैं और फिर से हार सकते हैं। This also involves
इसमें क्षेत्र के देश भी शामिल हैं, खासकर फारस की खाड़ी वाले, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपूर्ति हॉर्मुज जलडमरूमद से होकर गुजरती है और उनके अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते भी हैं। ईरान की एक प्रमुख मांग ये रही है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खत्म किया जाए। जाहिर है, ज्यादातर लोग नहीं मानते कि ऐसा तुरंत हो जाएगा, लेकिन कई विश्लेषक कह रहे हैं कि ये शायद इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व के अंत की शुरुआत हो सकती है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था किस दिशा में जाएगी और ईरान और खाड़ी देशों के रिश्ते कैसे विकसित हो सकते हैं? Relationship with the Gulf countries going forward. Iran wants to have good relations with all its ईरान अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। Western neighbors. हमारे पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हैं। दक्षिणी पड़ोसियों के साथ कुछ मुश्किलें रही हैं, लेकिन सबके साथ नहीं। Oman has been quite ओमान ने तो काफी सहयोग किया है। फिर भी ईरान चाहता है कि दक्षिणी पड़ोसियों के साथ भी संबंध बेहतर हों। as well. ये देश पेट्रोडॉलर अर्थव्यवस्था वाले हैं, आमतौर पर संपन्न हैं, और ईरान चाहता है कि वे और समृद्ध हों, क्योंकि अगर आप अमीर पड़ोस में रहते हैं तो उस पूरे इलाके के लोगों को उसका फायदा होता है। इसलिए ईरान का इन देशों के प्रति कोई वैरभाव नहीं है। So Iran has no दुर्भाग्य से अतीत में उन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति दी, decided to जो एक provide गलत bases नीति थी, to the United क्योंकि उन ठिकानों ने इन देशों की रक्षा नहीं की, बल्कि इन देशों ने ही उन ठिकानों अमेरिकी सीज डायरेक्शन की। protected Men menar, to raise bat ke samachtrain. I grey salosari gavandi to praise walls that have then. been relying on US for many years, moving towards a multipolar world. Maybe difficult बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, to do that. लेकिन देर सवेर वे ऐसा करने का फैसला करेंगे, If they decide to और अगर वे ऐसा करते हैं तो ईरान उनके लिए मददगार साबित होगा। ceasefire holds, तो हम वहीं लौटते हैं। अगर ये युद्ध विराम कायम रहता है, अगर ये शांति टिकाऊ साबित होती है, तो ईरान इन देशों के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने की कोशिश करेगा। normalize relations with this country. इस समझौते के हिस्से के तौर पर $300 अरब का एक फंड है, जो ईरान में हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए बनाया गया है। इन देशों ने कहा है, कम से कम जब ईरान बातचीत कर रहा था, कि इस फंड का कुछ हिस्सा वे खुद देंगे। यही वजह है कि ईरान को इन देशों के अमीर होने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तब वे ज्यादा योगदान दे सकते हैं। Iran doesn't mind these countries. कुल मिलाकर अगर नेतन्याहू और ट्रंप ठीक तरह से व्यवहार करें तो शांति संभव है। ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है फिर से युद्ध की ओर लौटना। मेरा मानना है कि ईरान दोनों ही स्थिति के लिए तैयार है। That's one option. The other option is going back to war. I think Iran is ready for both cases. On the nuclear question, people are परमाणु मुद्दे पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान की जमी हुई संपत्तियां फिर से जारी की जाएं, प्रतिबंध खत्म हो और इसके बदले में ईरान परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता दे, या कहें कि प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए। तो ये ढांचा 2015 वाले समझौते से किस तरह अलग होगा? How would this framework be different from the 2015 framework? It's not going to be very different. Trump had an interview with इस बात ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्ले ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में माना कि ईरान का मस्तर का संवर्धित यूरेनियम रखेगा, यानी ईरान का मस्तर पर यूरेनियम संवर्धन करेगा, और ऐसा करने के लिए उसे परमाणु सुविधाएं चाहिए होंगी, तो ईरान ये परमाणु सुविधाएं बनाएगा। यही तो 2015 में भी था। उस समय ईरान 3.65% तक संवर्धन कर रहा था, इसलिए युद्ध पूरी तरह बेकार था। ट्रंप बस उसी स्थिति पर लौट रहे हैं जो पहले going back to something that we had before, and he has killed a lot of people in इस पूरी प्रक्रिया में उसने बहुत से लोगों की जान ली है। achieving उसने एक झूठे सपने के पीछे अरबों डॉलर खर्च कर दिए, with that. और उस सबसे बड़ी ताकत की स्थिति में रहते हुए I think he मेरा मानना है कि उसने ईरान को अपने बचाव की पहले से ज्यादा क्षमता हासिल करने का मौका दे दिया है। in a greater capacity to what Iran could do before. Some people are saying that कुछ लोग कह रहे हैं कि जो यूरेनियम का भंडार परमाणु अप्रसार संधि की तय सीमा से ज्यादा समृद्ध किया गया है, उसे ईरान को अपने पास रखना चाहिए, और ईरान रखेगा भी,
क्योंकि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि अगर अमेरिका अपने वादे पर कायम रहता है तो ईरान सद्भावना दिखाते हुए अपने ज्यादा समृद्ध यूरेनियम के भंडार को कम कर सकता है। मुझे पता है कि आप सरकार में नहीं हैं। फानिन, क्या इस बारे में आप कोई राय या विचार है? देखिए, ये सब अमेरिका पर निर्भर करता है। अगर वो इस समझौते के साथ बने रहते हैं, प्रतिबंध हटाते हैं, उन्हें खत्म करते हैं और एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करते हैं, न कि एक गिरते हुए आक्रामक साम्राज्य की तरह, अगर वो एक जिम्मेदार देश बनते हैं बजाय इसके कि दूसरों को मारने के लिए हिंसा पर उतर आएं, तो शायद ईरान कुछ नरमी दिखाए। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा तभी होगा जब अमेरिका इस समझौते के साथ बना रहेगा। आप जानते हैं, ईरान ने उच्च स्तर पर संवर्धन इसलिए किया था क्योंकि उस पर अमेरिका का दबाव था। तो अगर वो दबाव हटाते हैं तो ईरान शायद उसी स्तर पर लौट आए जो पहले था। तो बात फिर वही है, ये अमेरिका पर निर्भर करता है कि वो इस समझौते के साथ रहना चाहता है या फिर उसे तोड़कर एक और युद्ध शुरू करना चाहता है। मैं इजराइल के माहौल पर आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि अगर आप इस पर नजर रख रहे हैं तो आपके क्या विचार हैं। ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो हुआ है उस पर इजराइल के भीतर एक तरह की घबराहट भरी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच कह रहे हैं कि इजराइल के लिए बुरा है। पूर्व प्रधानमंत्री और आने वाले चुनावों में मजबूत दावे नफ्ताली बेनेट का कहना है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक मोड़ है। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख यायर गोलान ने कहा कि इजराइल की सैन्य उपलब्धियां एक झटके में मिटा दी गई हैं। इसी तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं इतामार बेन गवीर और अन्य नेताओं की तरफ से भी आई हैं। आपके हिसाब से इसका इजराइल के क्या महत्व है? मैं सहमत हूँ। नेतन्याहू जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो गया। उसे ये युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए था। उसे लगा कि वो ईरान की सरकार बदल सकता है और ग्रेटर इजराइल की सोच के मुताबिक एक इजरायली प्रभुत्व बना सकता है, लेकिन उसने इजराइल को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। जैसा कि मैंने इस युद्ध से पहले भी कहा था, ईरान लेबनान में शांति नहीं ला सका था। अगर ये समझौता ठीक से लागू हो गया तो लेबनान में शांति होगी। नेतन्याहू लिकुड पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और उसने इजरायलियों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं। उसे दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए। और जो लोग अलग अलग देशों से आकर दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें अपने मूल देशों में लौट जाना चाहिए और फिलिस्तीन को फिलिस्तीनियों को सौंप देना चाहिए, क्योंक. फिलिस्तीन नदी से लेकर सागर तक आज़ाद होगा. And the Iranian Supreme Leader's Office. ईरान के सर्वोच्च नेता के दफ्तर ने हाल ही में कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ उनका रिश्ता अब युद्ध से पहले के दौर की तुलना में और मजबूत होगा. वहीं रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज ने कहा है कि वे गाजा, सीरिया और लेबनान में किसी भी कब्जे वाली जमीन को खाली नहीं करेंगे. क्या आपको लगता है कि आगे चलकर ईरान और इसराइल के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण रहेंगे, या फिर आपको लगता है कि अमेरिका इसराइल को किसी हद तक नियंत्रित कर पाएगा? देखिए, ट्रंप के लिए नेतन्याहू पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के पास इजराइल पर काफ़ी दबाव डालने की ताकत है. इजरायली सेना जो हथियार इस्तेमाल करती है वो ज़्यादातर अमेरिका से आते हैं. अमेरिका इजराइल को आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से समर्थन देता है. वो इजराइल के पक्ष में प्रस्तावों को वीटो भी करता है. तो हकीकत में अमेरिका चाहे तो इजराइल को इस तरह की कार्रवाइयों से रोक सकता है. ये फैसला उनके हाथ में है. अब ट्रंप उस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, ये उन पर निर्भर करता है. अगर इजराइल फिर से ईरान पर हमला करता है या लेबनान पर हमला करता है तो हालात फिर से युद्ध की तरफ जाएंगे,
क्योंकि वो किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगा। attacks Lebanon, तो ये एक फैसला है जो उन्हें लेना है। because that's not उन्हें पिछले साल जो हुआ बरफ उससे बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था। अगर उन्होंने वो सबक सीखे हैं तो उन्हें समझ आ जाएगा कि अपने लक्ष्यों को हासिल करना अब संभव नहीं है, लेकिन फैसला उनका है। मेरा मानना है कि ईरान दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार है। but it's their choice. I think Iran is ready for either case. Yeah, I wanted to ask you about मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि गिडियन लेवी, जो इज़राइल के विद्वान और हारित्स अखबार के पत्रकार हैं, उन्होंने अमेरिका और इज़राइल के रिश्ते पर जो टिप्पणी की, उस पर आपका क्या कहना है? उनका कहना था कि अब ट्रंप प्रशासन के भीतर ऐसे और भी लोग होंगे जो इज़राइल को एक बाधा के रूप में देखेंगे और आगे चलकर ट्रंप प्रशासन इज़राइल के साथ उसी तरह व्यवहार करेगा, यानी उसे एक बाधा मानकर। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? I wonder what's your response on this. You know, people who are holding high offices, देखिए, जो लोग ऊंचे पदों पर हैं, जैसे मार्को रूबियो, हेक्सेथ, हमें अभी तक नहीं पता कि नया डीएनआई कौन होगा, लेकिन इन लोगों के इज़राइल से बहुत गहरे रिश्ते हैं। ये सब इज़राइल समर्थक हैं और ट्रंप के बहुत करीब हैं। तो जो टिप्पणी की गई थी वो शायद थोड़ी ज़्यादा आशावादी थी, लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका और इज़राइल के रिश्ते बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अगली अमेरिकी सरकार शायद एक नया पन्ना खोलेगी और समझेगी कि इज़राइल का समर्थन करना अमेरिका के हित में नहीं है। ये पूरी तरह से एक बोझ है और इससे अमेरिका की साख को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिकी टैक्स देने वाले नागरिकों को भी नुकसान है, क्योंकि इज़राइल को जो मदद भेजी जा रही है उसका खर्च वही उठा रहे हैं। लेकिन मौजूदा प्रशासन पूरी तरह इज़राइल समर्थक है। इसी वजह से उन्होंने नेतन्याहू के ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को शामिल किया। और ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये लोग अमेरिका फर्स्ट बन पाएंगे या इज़राइल फर्स्ट ही रहेंगे। ये बात काफ़ी संदिग्ध है। become America first instead of Israel first. That's a doubtful thing. And I wanted to hear your thoughts about the impact of all this on. मैं जानना चाहता था कि इन सब का फिलिस्तीन पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे कार्यक्रम में प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी ने कहा था कि ईरान के लिए फिलिस्तीन और लेबनान में हो रहे नरसंहार को खत्म करना, दोनों जगहों पर इस नरसंहार का अंत लाना, उसकी प्रतिबद्धता का एक बहुत अहम हिस्सा है। मैंने आपके सहयोगी प्रोफेसर हसन अहमदियान को भी ड्रॉप साइट न्यूज़ पर सुना। अगर मैंने उन्हें ठीक समझा तो उनका कहना था कि इस समय गजा के मुद्दे पर ईरान का प्रभाव कुछ सीमित लगता है, जबकि लेबनान में नरसंहार को रोकने की संभावना ज्यादा दिख रही है। इसी वजह से ईरान लेबनान के मामले पर ज्यादा जोर दे रहा है। इन दोनों मुद्दों पर आपके विचार जानने की मुझे दिलचस्पी है। I'm curious about your thoughts on the two issues. I think Iran is in a stronger position today. मुझे लगता है कि आज ईरान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। मुझे लगता है कि ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी आज ज़्यादा मजबूत है। वहीं अमेरिका गिरावट की ओर जा रहा है। ट्रंप ने उस गिरावट को और तेज कर दिया है और इज़राइल नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ खुद को ही बर्बाद कर रहा है। देखिए, अगर आप अमेरिका में जनमत सर्वेक्षण देखें तो ज़्यादातर लोग अब इज़राइल का समर्थन नहीं करते और अमेरिकी सरकार इस तरह के विरोध के बीच उसी स्तर का समर्थन जारी नहीं रख सकती। मुझे लगता है कि अमेरिका में इज़राइल की छवि अब स्थायी रूप से खराब हो चुकी है और जैसा मैंने कहा, अमेरिकी पैसे और सैन्य मदद के बिना इज़राइल कोई गंभीर देश नहीं रह जाता। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये इज़राइल के अंत की शुरुआत है। ऐसा नहीं कि ईरान अपनी सेना भेजकर कब्जा करेगा, बल्कि ईरान देखेगा कि इज़राइल खुद बिखर रहा है, क्योंकि उसके नेता ऐसे लोग हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में युद्ध अपराधों के आरोप है और ऐसे लोगों के नेतृत्व में कोई भी शासन ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। Continue that regime with this type of people leading it. This is the beginning of and ये इजरायली शासन की शुरुआत और अंत है और ईरान इसकी निगरानी करेगा। यही आपका बयान था और हम ये पर बात खत्म करते हैं। प्रोफेसर फुआद इजादी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। It was great talking to you. Hi, my name is Ayushman.
नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं और मुदियार ज्योतिष्मान हमने मिलकर ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। पिछले 2 सालों में हमने कोशिश की है कि वामपंथी और प्रगतिशील विचारधारा के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करें। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक आर्काइव तैयार करें, तो मेरे 2 अनुरोध हैं। पहला, अगर संभव हो तो इस उद्देश्य के लिए दान देने पर विचार करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। Don't forget to hit the subscribe button.